हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौतम प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में एक्वाकल्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्वाकल्चर में प्रॉन फिशरीज के बारे में पढ़ा और समझा। तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रॉन, स्पीसीज ऑफ प्रॉन और हम प्रॉन का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है। और हम उसका कल्चर कैसे करते हैं ये भी हमने पढ़ा। प्रॉन पकड़ने की जो विधियां हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। और हम प्रॉन का एक्सपोर्ट क्यों करते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था और हमने उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है। हमने पर्ल इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, यानी जिससे और उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। कुछ मोलस्क जो पर्ल की फॉर्मेशन करते हैं हम उनके बारे में कल हमने पढ़ा था। कल हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे कंट्री में कौन कौन से प्लेस हैं जो पर्ल इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने कल उसके बाद कल हमने पर्ल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ठीक है हम आर्टिफिशियल फॉर्म से यानी पर्ल इंडस्ट्री को कैसे बना सकते हैं ये कल हमने पढ़ा देखा, जिसमें हमने कल प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस तक स्टडी की थी। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। इसमें है इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का इंजर्शन कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ आर्टिफिशियल पर्ल इंडस्ट्री, जिसमें इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक निवेश के लिए ओएस्टर के दाहिने कपाट को ऊपर की दिशा में एक क्लैंप द्वारा डेस्क में स्थिर करके रख दिया जाता है। अब मेंटल के वल्लों को धीरे धीरे हटाकर पाद को अनावृत करते हैं। अब पाद एपिथीलियम में चीरा लगाते हैं और देहपिंड में एक खांच सी बना लेते हैं। इस खांच में ग्राफ्ट ऊतक का यानी ग्राफ्ट टिश्यूज का टुकड़ा रखकर इसके ऊपर केंद्रक रख देते हैं और दूसरे केंद्रक का निवेशन बाईं ओर जनद ऊतक में करते हैं। पूरे ऑपरेशन में 30 मिनट से अधिक का समय नहीं लगाना चाहिए, वरना ओएस्टर जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं निवेशन के बाद की परिचर्या, पोस्ट ऑपरेशनल केयर। जो पोस्ट ऑपरेशनल केयर क्या होती है आइए देखते हैं। केंद्रक युक्त ओएस्टर्स को पिंजरों में 2 से 3 मीटर की गहराई पर समुद्र के जल में 6 से 7 दिन के लिए हम रखते हैं। इस बीच ओएस्टर्स पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं और इस अवधि को हम रिकवरी पीरियड या रिकवरी पीरियड कहते हैं। अब मृत ओएस्टर्स को निकालकर हम अलग कर लेते हैं। एक बार में 3000 से 6000 ओएस्टर्स को विभिन्न पिंजरों में 2 से 3 मीटर की गहराई पर 3 से 6 वर्ष के लिए समुद्र में रखते हैं और पर्ल ओएस्टर के लिए
समुद्र का उष्ण जल यानी कि जो गर्म जल होता है, ठीक है, वो अधिक उपयुक्त रहता है, यानी बहुत यूजफुल होता है। आइए अब हम इसके बाद चलते हैं कि हम मोती को कैसे निकालते हैं, यानी जो आर्टिफिशियल हमारी इंडस्ट्री है उसमें हम मोती निकालना, हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल, ये क्या है आइए देखते हैं। मोती निकालने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय अधिक उपयुक्त होता है। 3 वर्ष बाद ओयस्टर्स को बाहर निकालकर इनके खोल से मोती निकाल लिए जाते हैं। उससे पहले अगर मोती निकाले जाएंगे तो वो मोती खराब होते हैं और बिल्कुल बेकार होते हैं, यानी उनका कोई यूज नहीं होता है। अगली जो बात है वो है मोतियों को साफ करना, क्लियरिंग ऑफ पल्स। तो क्लियरिंग ऑफ पल्स क्या है ये देखते हैं। ओयस्टर्स की खोल से मोती निकालने के बाद इन्हें अच्छी प्रकार धोकर साबुन से साफ कर लेते हैं, जिससे ये इनमें चमक होती है और ये आसानी से दिखने लगते हैं। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं, जिसमें है मोती की गुणवत्ता। हम कैसे जानेंगे और कैसे समझेंगे कि मोती की गुणवत्ता क्या होती है, आइए देखते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ पल्स। मोती विभिन्न प्रकार एवं आकृति के होते हैं। ये सफ़ेद, गुलाबी, क्रीम या लाल रंग के हो सकते हैं। उच्च कोटि के मोती, जो हायर क्वालिटी के जो पल्स होते हैं, उन्हें हम लिंगा मोती या लिंगा पल्स कहलाते हैं। ये समुद्री ओयस्टर्स से मिलते हैं, यानी ये मैराइन ओयस्टर्स से हमें मिलते हैं, और स्वच्छ जलीय ओयस्टर से प्राप्त मोती उच्च कोटि के नहीं होते हैं। यानी जो एक्वेटिक फ्रेश वाटर ओयस्टर से जो हमें मोती मिलते हैं, पल्स मिलते हैं, वो हायर क्वालिटी के नहीं होते हैं। आइए अब हम देखते हैं पर्ल की केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल की जो रासायनिक संगठन है वो क्या है। इसमें वाटर 2 से 4% होता है, CaCO3 90% होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 3.5 से 5.9% होता है, और उसका जो रेजिड्यू है वो 0.1 से 0.8% तक होता है। आइए हम बात करते हैं कि मुक्ताब व्यवस्था के लिए सावधानियां, प्रिकॉशंस फॉर पर्ल इंडस्ट्री। तो पर्ल इंडस्ट्री के लिए जो प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या रखे जाते हैं, यही देखते हैं। पहले प्रिकॉशंस है ओयस्टर्स की इनके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ईल, ऑक्टोपस, डेविल फिश आदि से रक्षा करनी चाहिए। दूसरी सावधानी, जल की निम्न लवणता अधिक शीत जल, ताप का अधिक निम्न एवं उच्च
पर्याप्त ओएस्टर्स के पालन पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यानी जैसे टेम्परेचर का लो होना और हाई होना, ये ओएस्टर्स के रहने सहने और उनके पोषण पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जिससे ओएस्टर्स की फॉर्मेशन जो न्यूट्रिशन है वो आसानी से नहीं मिल पाता है। ये हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। अगली सावधानी है, ओएस्टर्स को पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं वो इतने बड़े होने चाहिए कि इनमें छोटे ओएस्टर्स ना फंस पाएं। अगर छोटे ओएस्टर्स फंस जाएंगे तो उनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा और वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इससे इन्हें वृद्धि के लिए समुचित अवसर मिलेंगे। लास्ट सावधानी है, यानी इसकी चौथी सावधानी जो है वो जनन काल में यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड टाइम में ओएस्टर्स को नहीं पकड़ना चाहिए तथा इन्हें मुक्त रूप से जनन करने के लिए हमें अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे हमें मोती आराम से मिल सके और हमें मोती प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए हम प्रॉब्लम्स ऑफ पर्ल इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं कि पर्ल ओएस्टर्स के कल्टीवेशन के टाइम कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम, अनेक शत्रु जैसे ऑक्टोपस, ईल, फिशेस एक्सेट्रा ऑपरेटेड ओएस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो है, लो एवं हाई टेम्परेचर, सॉलिनिटी ऑफ सी वाटर, टर्बिडिटी, रेड टाइड्स, ग्रोइंग एल्गी एंड सी वेट्स ओएस्टर ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। इसके आंतरिक वाटर पॉल्यूशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।